If you want to crack IPMAT Indoor 2026, then watching this video till the end is going to be your first step towards it. Because today in this video, I am not going to talk about how to prepare, what to do, इतने से दिन बचे हैं, इसमें तुम इतना सारा कुछ कर लो. लेकिन मैं तुम्हें एग्जैक्टली वही बताने वाली हूँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तुम किसी भी एक अच्छे IPMAT मेंटोर या गाइड से मिलोगे तो तुमसे वो यही बोलेंगे कि AIR 1 आना या AIR 10 के अंदर कोई भी रैंक लाना इज नॉट अबाउट हाउ मच और हाउ वेल यू प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, बट इट्स ऑल अबाउट हाउ यू बिहेव्ड ऑन एग्जाम डे. इसीलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए on the day, that is May 4th IPMAT 2026. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले डी डे के बारे में आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलिटी चेक दे देती हूँ कि May 4 इज नॉट अबाउट हाउ मच यू नो. इट्स नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड कि आपने इतना सारा पढ़ा था या आपको इतने सारी चीजें याद हैं जो आपने पढ़ी थी, या आप जो 200 वर्ड्स याद करके जाओगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद करके जाओगे, जो आप इडियम्स याद करके जाओगे. कोई को नहीं पता होने वाला है कि आपने इतना सब कुछ मेहनत की थी, इतनी सारी पढ़ाई की थी. इट्स ऑल अबाउट योर बिहेवियर इन द एग्जाम, क्योंकि इसी बिहेवियर के हिसाब से आपको 120 मिनट्स जो मिलते हैं उसमें आप उस पेपर को क्रैक करके एंड उस पेपर में सही से मार्क्स ला पाते हो ताकि आप नेक्स्ट स्टेज दैट इज इंटरव्यू तक पहुंच पाओ इन द फर्स्ट प्लेस. तो इसीलिए आपके लिए बहुत जरूरी है ये समझना कि इट्स नॉट अबाउट नॉलेज, इट इज ओनली अबाउट बिहेवियर. अब आपको इस बिहेवियर को कैसे रेगुलेट करना है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका बिहेवियर होना कैसा चाहिए? बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में मैं आपको बता दे रही हूं. इट शुड बी काम बट योर माइंड शुड बी शार्प. काम हो इसका मतलब ये नहीं है कि सब छोड़ दिया है, दुनिया छोड़ दिया है और बस हम अब कुछ भी, वी आर जस्ट स्टूपिड, वी हैव जीरो इन आवर ब्रेन्स. नहीं, काम का मतलब होता है कि कुछ भी सिचुएशन आ जाए, एवरीथिंग इज अंडर माई कंट्रोल बिकॉज आई कैन डू दिस. I actually support and I actually trust what I have done, what preparation I have done for the last year. अब देखो इसमें आपको क्या करना है, एक्टिवेट करना है आपको. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप अपने आप को एक्टिवेट करना चाहते हो तो आप थोड़ा सा जल्दी उठो, या फिर तो अपनी नींद को पूरा करने के लिए एक रात पहले थोड़ा जल्दी सो भी जाओ. सो जाओ, जल्दी उठो, न्यूज़पेपर रीड करो, कुछ थोड़ा सा अपने आप के ब्रेन को एक काम वाली स्थिति में लेके आओ कि आप कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, कुछ ना कुछ पढ़ रहे हो, कुछ ना कुछ आपको समझ में आ रहा है, समथिंग इज गोइंग इन योर ब्रेन. ठीक है, तो इसलिए क्वांट के फॉर्मूलाज को एक बार रिवाइज कर सकते हो, या एक बेसिक रीडिंग पे जा सकते हो, एऑन एसेज रीड कर सकते हो, न्यूज़पेपर आ गया है, न्यूज़पेपर को रीड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. एंड क्वारंटीन, एक तो हमारा एक्टिवेट, दूसरा है क्वारंटीन. आपको क्या नहीं करना है उस दिन पे सुबह उठ के, इस फर्स्ट लास्ट मिनट अननेसेसरीली बहुत हैवीली पढ़ाई नहीं करनी है कि आप बैठ के एक नया टॉपिक उठा के बैठ गए. नहीं, न्यू टॉपिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं. मॉक एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं करना है. जैसे ही आप इस दिन पे मॉक एनालिसिस करने बैठोगे उस दिन आपको समझ में आएगा कि यार मैं तो गलती ही गलती करता चला जा रहा हूँ. द ओनली थिंग दैट आई एम डूइंग इज मिस्टेक्स, करेक्ट. एंड द लास्ट थिंग इज कि कोई भी तरीके का पैनिक डिस्कशन नहीं करना है. मम्मी पापा से ये बात बिल्कुल नहीं करनी है कि मैं क्या करूंगा अगर मेरा नहीं हुआ, मम्मी मैं क्या करूंगा, मैं अगर IIM नहीं जा पाया तो मेरी लाइफ खराब हो जाएगी. नहीं करनी है ये सब बातें. थिंक अबाउट द गुड, क्योंकि अगर आप कुछ गलत बोलोगे तो वो मैनिफेस्ट हो सकता है. अब ये तो हो गई कि आपको घर पे एग्जाम सेंटर जाने से पहले क्या करना है. एग्जाम सेंटर पहुंचने के बाद भी ऐसा नहीं करना है कि अपन के दो दोस्त मिल गए, उनके साथ बैठ के अपन ने कुछ बात कर ली जिसकी वजह से अपन ट्रिगर हो गए हैं, एकदम ही परेशान हो गए, एकदम पैनिक हो गया. नहीं, ऐसा नहीं करना है. आपको एग्जाम हॉल में जाना है, बैठना है एंड 2 मिनट बैठ के सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग को रेगुलेट करना है. काउंट करो विथ ब्रीदिंग. कोशिश करो कि आप जितना काम रहने के लिए जो भी कर सकते हो, जैसे मैं मेडिटेशन करती हूँ, आई इनहेल फॉर 4 सेकेंड्स, आई एक्सहेल फॉर 4 सेकेंड्स एंड दैट्स इट. ऐसे लंबी लंबी सांसें लोगे, खुद ही काम रहोगे. जब भी जैसे ही ट्रिगर होता है कुछ भी, थोड़ा सा भी एंजाइटी ट्रिगर होती है, नर्वसनेस ट्रिगर होती है, तुरंत ही अपनी ब्रीदिंग पे काम करो. इट्स जस्ट कि अगर तुमको कभी भी ऐसा लगे कि लाइफ तुम्हारे हाथ से फिसल रही है, यू जस्ट हैव टू ब्रीथ. ठीक है, एंड टेल योरसेल्फ यू आर रेडी. ट्रस्ट योर सेल्फ. इतने समय तक पढ़ाई की है, इट इज नॉट गोइंग टू गो वेस्ट.
नेक्स्ट अब हमको बात करना है कि हमको कैसे एग्जीक्यूट करना है अपने प्लान को। अब तुम एक फुल फ्लेजेड सोल्जर बन चुके हो। अब सोल्जर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो एक टेक्निक को फॉलो करे। कोई भी सोल्जर आपने देखा होगा वो ऐसे जाके तुरंत ही लड़ने नहीं लगता है, वो टेक्निक फॉलो करता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सामने वाली टीम में घायल कर सके एंड अपनी टीम के ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा सके। करेक्ट? तो वैसे ही हमको करना है, हमको कोशिश करना है हम मैक्सिमम एक्यूरेसीज के साथ सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ नंबर्स को ही टैकल कर पाए जो इजिली हो जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जो मैंने टेबल बनाई है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। सबसे पहला कॉलम इसमें है थ्रेट लेवल का। तो देखो जब आप क्वांट का शॉर्ट आंसर वाला क्वेश्चन कर रहे होते हो तो थ्रेट लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है, क्योंकि मोस्टली जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं वो यहीं पे आपको मिलते हैं। तो फर्स्ट 2 मिनट्स में तो स्कैन करो, सारे क्वेश्चन स्कैन करो, कौन सा क्वेश्चन डायरेक्ट या फेमिलियर टाइप का लग रहा है उसको समझ लो कि हाँ मुझे इसको तो 100% करना ही है अटेम्प्ट। करेक्ट? और उनको समझ के और रख लो। आपका टारगेट कितना होना चाहिए? कम से कम 7 to 10 करेक्ट क्वेश्चंस होने चाहिए। नाउ दिस विल आल्सो डिफर अकॉर्डिंग टू द डिफिकल्टी ऑफ द एग्जाम। अगर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर आ जाता है तो हो सकता है कि 7 से कम करेक्ट क्वेश्चंस आए, लेकिन अपने आप को उस मोमेंट पे आप अगर क्वेश्चन करेंगे और अननेसेसरी एंशियस हो जाएंगे तो कोई भी हेल्प नहीं मिलने वाली है। ठीक है? एंड इसमें जो सबसे गलत चीज आप कर सकते हो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के समय पे इसकी, अगर आप ओवर अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपसे सिर्फ 8 क्वेश्चंस बनते हैं तो 8 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, बाद में देखा जाएगा। अगर अटेम्प्ट बहुत ज्यादा कम लगते हैं तो बाद में देखा जाएगा, अगर करना है तो कर लेंगे, अभी वो टाइम नहीं है कि आप उसको अटेम्प्ट करने बैठो। लेंदी कैलकुलेशंस मत करो, कोशिश करो टाइम बचे, जितना बचा सकते हो उतना टाइम बचाने की कोशिश करो। सेकंड इज क्वांट एमसीक्यू, जिसमें एक मॉडरेट थ्रेट लेवल होता है। बहुत ही मतलब कभी ऐसा होता है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर तो बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपके लिए सॉल्व करने के लिए एक डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी इजियर होती है देन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्या करना है आपको एक 2 राउंड अप्रोच अपनानी है, जो कि मैं आपको आगे बताने वाली हूँ वो क्या अप्रोच होती है, जिसमें आपका जो टारगेट मेट्रिक होना चाहिए वो होना चाहिए 18 to 25 अटेम्प्ट्स। ये अटेम्प्ट्स है जिसमें आप हाई एक्यूरेसी के हिसाब से सोच रहे हो कि 85% या 90% तक की एक्यूरेसी आप लाने की कोशिश कर रहे हो। एंड यहाँ पे जो आपकी पूरे के पूरे पेपर को टोटली खत्म कर देगा वो है ब्लाइंड गेसिंग। अगर तुक्का मार के आना चाहते हो तो यहाँ पे तुम्हारी नैया डूब जाएगी। द लास्ट थिंग इज वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी इज द रैंक डिसाइडर, क्योंकि ये एक बहुत हाई वेटेज का सब्जेक्ट होता है एंड इसमें मोस्ट बच्चे काफी अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। कई बच्चे इसमें फेल तब होते हैं जब उनकी रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी नहीं होती या वोकैबुलरी में कोई प्रॉब्लम होती है। तो अगर तुम एक अच्छी रीडिंग हैबिट वाले व्यक्ति हो तो तुम्हारे लिए वर्बल एबिलिटी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेजर्स दैट यू कैन टेक इस एग्जाम में। ये रैंक डिसाइडर होता है, बिलीव मी और नॉट। डोंट रश आरसी, आराम से पढ़ो, टोन एंड स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करो। याद मत करने की, जब पैसेज पढ़ रहे हो तो याद मत करने की कोशिश करो कि इसमें क्या 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 लिखा हुआ है। सिर्फ ये समझने की कोशिश करो कि टोन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, उसके बेसिस पे एनी विच वेज तुम्हारी एक्यूरेसी अच्छी होगी। 85% से ज्यादा एक्यूरेसी को हम टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो सबसे गलत चीज, आप सबसे गलत स्टेप जो आप ले सकते हो वो है एक टफ आरसी आ जाने के बाद एकदम से पैनिक कर जाना। नेक्स्ट इज द 40 सेकेंड स्किप फनल। अब देखो, अब तुमने क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन को अब तुम डिसाइड करोगे कि तुम 2 कैटेगरीज में डाल सकते हो। पहला है फेमिलियर, डायरेक्ट एंड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। या फिर तो कोई क्वेश्चन फेमिलियर है, तुमने पहले कहीं इस तरीके का क्वेश्चन कहीं किया हुआ है। डायरेक्ट है, सीधे सीधी बात कर रहे हैं, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में तुमसे सीधे सीधे पूछ रहा है इस वर्ड का मीनिंग क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। या फॉर्मूला बेस्ड है जिसमें तुम सिर्फ फॉर्मूला लगा के आराम से सॉल्व करके क्वेश्चन को सही आंसर मार्क कर सकते हो। ये तीनों ही टाइप के क्वेश्चंस में गलती होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है। अगर ऐसा है तो प्रोसीड टू सॉल्व 100%, डोंट थिंक एनीथिंग अबाउट इट। अगर ऐसा नहीं है तो इसमें थोड़ा सा आप मेहनत करो, कोशिश करो उसको फिगर आउट करने की। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाओ, नहीं, कोशिश करो सॉल्व करने की। लेकिन अगर 40 सेकेंड्स में नहीं सॉल्व होता है तो 41st सेकेंड भी लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें वेस्ट करने की जरूरत नहीं है उसमें। द लास्ट थिंग इज कि टाइमर जैसे ही 40 सेकेंड्स हिट करता है तुरंत स्किप करके आगे बढ़ जाओ, मूव ऑन करना सीखो। ठीक है? टॉक्सिक एक्स से भी एंड टॉक्सिक क्वेश्चन से भी।
चलो आगे बढ़ते हैं। जो टू राउंड मेथड के बारे में मैं आपसे यहाँ पे बात कर रही थी, ये जो टू राउंड अप्रोच है इन क्वांट एमसीक्यू, इसकी अब हम बात कर रहे हैं। एंड ये क्या होता है, सबसे पहला होता है एक्सट्रैक्शन। सिर्फ इजी और शॉर्ट शॉर्ट जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी तरफ जाओ एंड फास्ट मूवमेंट के थ्रू उन सबको सॉल्व करके मार्क करने की कोशिश करो। सेकेंड राउंड जो होता है वो होता है एस्केलेशन का राउंड। रिटर्न फॉर मॉडरेट डिफिकल्टी क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चंस तुमको ऐसा लगता है कि मॉडरेट डिफिकल्टी के है, जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि वो बहुत लेंदी होता है उनका सोल्यूशन, लेकिन वो उतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं, सिर्फ लेंदी होते हैं, तो आप उनको छोड़ के निकल सकते हो, उनको आप मॉडरेट में रखोगे। क्योंकि आप जब डिफिकल्टी को नापते हो आईपी मैट एग्जाम में, तो इट्स नॉट ओनली अबाउट कि क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट है, कैलकुलेशन कितने डिफिकल्ट है, इट्स अबाउट कि अटेम्प्ट एंड एक्यूरेसी के रेशियो में वो किस तरीके से बैठ रहा है। करेक्ट? तो एक्यूरेसी आपकी कितनी आराम से आ पाएगी, स्पीड आपकी कितनी आराम से आएगी, उसके बेसिस पे आप मॉडरेट या इजी क्वेश्चंस को बाइफरकेट करते हो। तो अगर कोई क्वेश्चन लेंदी है लेकिन सॉल्वेबल है तो वो मॉडरेट डिफिकल्टी का है। अगर कोई क्वेश्चन इजी है, मतलब जिसमें सिर्फ एक बेसिक फॉर्मूला लगना है एंड उससे आपका आंसर निकल आएगा, या फेमिलियर है, आप पहले बहुत बार कर चुके हो ऐसे टाइप का क्वेश्चन, तो वो इजी में आएगा। ठीक है? तो इस तरीके से आपको बाइफरकेट करना है। कोशिश करना है 18 to 25 अटेम्प्ट्स करो विथ स्ट्रिक्ट एक्यूरेसी। आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के लिए स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा कि नहीं यार मेरी एक्यूरेसी आनी चाहिए, मेरा सही आंसर आना चाहिए। अगर आप स्ट्रिक्ट नहीं होगे तो यहाँ पे 18 to 25 अटेम्प्ट्स करके भी आप एट द एंड नेगेटिव मार्किंग ही इनवाइट कर लोगे। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, वर्बल एबिलिटी में आपको क्या एग्जीक्यूट करना है, क्या आपके टारगेट्स होने चाहिए। सबसे पहले तो अननेसेसरीली जल्दी जल्दी रीड करने की कोशिश मत करो। टोन एंड स्ट्रक्चर को समझो। जो एक बेसिक इंसान का दिमाग होता है उसको जितना वक्त लगता है किसी चीज को पढ़ के ग्रास्प करके समझने में, उतना ही टाइम लगेगा आपको आउट ऑफ नोवेयर उस दिन आपका आईक्यू एकदम से स्काईरॉकेट नहीं करने वाला है। यू आर द सेम पर्सन यू आर गोइंग टू बी ऑन थर्ड on 4th May as you were on 1st January 2026। तो इसलिए अपने आप को समझो, अपने आप के साथ एम्पथाइज करो। जिस लेवल की रीडिंग और जितनी स्पीड से बनती है उसको अननेसेसरीली क्रॉस करने की कोशिश मत करो। ठीक है? द सेकेंड थिंग इज कि ऑप्शंस के पास जाके सीधे सीधे ऐसा मत करो कि हाँ ये सही है, ये सही है, ये सही है, नहीं मत करो। एलिमिनेट करे बिना किसी भी ऑप्शन को मार्क मत करो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इज द वर्स्ट थिंग इन दिस एग्जाम। इट्स नॉट इवन, अगर आप छोड़ भी दे रहे हो किसी क्वेश्चन को तो भी उतना प्रॉब्लम नहीं होगा जितना एक नेगेटिव मार्किंग आपको कर सकती है प्रॉब्लम कॉज। इसलिए एलिमिनेशन यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट करो एंड देन चौथे आंसर को मार्क करने पे जाओ। थर्ड थिंग इज कि वोकैबुलरी, एक्सट्रैक्ट मीनिंग फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट। कोशिश मत करो कि तुम जो इन द फर्स्ट प्लेस 200 वर्ड्स के मीनिंग याद रखना किसी भी इंसान के लिए, कितने भी हाई आईक्यू के इंसान के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अपनी मेमोरी को मत टटोलने जाया करो। जब वोकैबुलरी का क्वेश्चन आता है उसी के आसपास के 2-3 सेंटेंसेस पढ़ोगे तो खुद कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे आंसर समझ में आ जाएगा। एलिमिनेट करोगे और सही आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है? द लास्ट थिंग इज 85% से ज्यादा हमको एक्यूरेसी टारगेट करनी है। यहां तुम्हारे मार्क्स तुम्हारे आईपी मैट के रैंक को मेक या ब्रेक कर सकते हैं। मूविंग ऑन, देखो इस एग्जाम का माइंडसेट क्या है मैं आपको बहुत क्लियरली बताती हूँ। यहाँ पे 40 इजी क्वेश्चंस छुपे हुए हैं। आपको इस एग्जाम में ये प्रूफ नहीं करना है कि आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो। आपको यहाँ पे ये दिखाना है कि आप उन 40 इजी क्वेश्चंस को ढूंढ पा रहे हो कि नहीं। दैट्स द थिंग। अगर आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे हो देन योर एग्जाम इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग खिचड़ी एंड इट इज नॉट इवन गोइंग टू टेस्ट गुड। The first thing that you don't have to do is don't look at the timer every minute। अगर हर मिनट टाइमर को देखोगे तो कैसे कर पाओगे कुछ भी। जस्ट एंड ओनली तब देखना चाहिए टाइमर को जब तुम कोई क्वेश्चन को अननेसेसरीली, जब वो डिफिकल्ट है, तुमसे नहीं बन रहा है, तब तुम उसको अटेम्प्ट कर रहे हो, तब टाइमर का ध्यान रखो। लेकिन अगर तुम इजी क्वेश्चंस, मॉडरेट क्वेश्चंस को कर रहे हो तब तुम्हें टाइमर का ध्यान अननेसेसरीली हर एक मिनट में टाइमर की तरफ देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। करेक्ट? सेकेंड इज डोंट कंपेयर अटेम्प्ट्स विथ एक्सपेक्टेशन। अगर तुम ये एक्सपेक्ट करके आए थे कि मैं इतने सारे अटेम्प्ट करूंगा, मैं इतनी बढ़िया एक्यूरेसी लाऊंगा, मेरे सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, दिस इज नॉट अ फेरी टेल।
दिस इज नॉट योर मॉक कि तुमने मॉक 30 लिखा था, मॉक 32 तुम्हारा अच्छा गया था तो अब तुम्हारा एग्जाम भी अच्छा जाएगा। हो सकता है एग्जाम डिफिकल्ट हो सकता है तुम्हारे कैलकुलेशन सही नहीं बैठ रहे हो। तो इसलिए कंपेयर मत करो अपनी एक्सपेक्टेशन को तुम्हारे अटेम्प्ट से। तुम जो कर रहे हो उस समय वो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से अलग हो सकता है। द लास्ट थिंग इज, सिर्फ 2-3 टफ क्वेश्चंस देख के पैनिक कर जाओगे तो आगे जो इजियर क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो थाली में सज के आ रहे हैं, उनको भी सही से नहीं कर पाओगे। द सरप्राइज प्रोटोकॉल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ट्रिगर क्या होता है? टफ, डिफरेंट या अनएक्सपेक्टेड टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो पेपर भी टफ, डिफरेंट या अनएक्सपेक्टेड लगता है। उस सिचुएशन में तुम्हें क्या करना है? उस सिचुएशन में तुम्हें एक्नॉलेज करना है एक बहुत बड़ी रियलिटी को, कि ये जो टफ, डिफरेंट और अनएक्सपेक्टेड पेपर है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए टफ, डिफरेंट या अनएक्सपेक्टेड नहीं है, ये सबके लिए टफ, डिफरेंट या अनएक्सपेक्टेड है। इवन जो तुम्हारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले लोग हैं उनके लिए भी टफ, डिफरेंट एंड अनएक्सपेक्टेड है। तो उस रियलिटी को एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है कि अगर पेपर डिफिकल्ट आया तो वो सबके लिए डिफिकल्ट आया, मैं अकेला नहीं हूं जो अंडर द नाइफ है। करेक्ट। लास्ट इज कि एक्शन लो, बहुत आराम से, कामली अपना रेडार को रीअरेंज करो, कोशिश करो इजी क्वेश्चंस को ढूंढने की, क्योंकि वही तुम्हारा मेन टारगेट है। लास्ट 10 मिनट्स की स्ट्रैटेजी तुम्हारी क्या होनी चाहिए? वेरीफाई करो कि सारे क्वेश्चंस जो बनते थे वो सारे तुमने मार्क कर दिए हैं कि नहीं कर दिए हैं, या फिर और लॉकडाउन करो कि अब ये जो लास्ट 10 मिनट्स हैं ये मेरे इसलिए नहीं है कि मैं बैठ के और क्वेश्चंस और डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करूं, दिस इज जस्ट वेस्टिंग माय लास्ट 10 मिनट्स। लास्ट 10 मिनट्स का सबसे ज्यादा यूज करना है आपको, तो स्कैन करो, कोई सिली मिस्टेक हुई है, कोई सिली कैलकुलेशन मिस्टेक है, रीडिंग मिस्टेक है, उसको सॉल्व करो एंड गो अहेड विद इट। द लास्ट थिंग इज फाइनली व्हाट यू हैव टू डू, अटेम्प्ट सिलेक्शन इज बिगर देन नॉलेज। अगर आप अटेम्प्ट सही से कर रहे हो, आपको मालूम है आपको किस तरीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, तो वो आपके नॉलेज को सरपास कर जाएंगे एंड इट विल बी मच मोर इजियर फॉर यू टू क्रैक दिस एग्जाम। एंड आई विल सी यू आफ्टर द एग्जाम। डोंट वरी अबाउट योर डोंट वरी अबाउट योर आईपी मैट रोहतक, उसके लिए भी मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है एंड उसके लिए भी मेरे पास एक बहुत अच्छी वीडियो है। अभी तुम सिर्फ और सिर्फ आईपी मैट इंदौर पे फोकस करो एंड अच्छी सी रैंक लाके मुझे बताओ ताकि मैं तुम्हारे घर मिठाई बेच पाऊं। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन बाय।